नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल योगी सरकार ने अपना आखिरी और 10वां बजट दूसरे कार्यकाल का पेश किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब विपक्ष इस बजट पर सवाल खड़े करने लगा है। इसी कड़ी में विपक्ष के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को घेरा है और इस बड़े बजट पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने बोला है कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इतना बड़ा बजट आया है वो लूटने वाला बजट है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने। आगे नीचे करो यार, थोड़ा नीचे करो। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ है इसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। इस तरीके से सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पे आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से सभा भी यही चाह रही थी कि आरोपी गिरफ्तारी हुई। काय में गिरफ्तारी होगी मुझे नहीं जानकारी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है सर, उसका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए, इनके पास कोई काम तो है नहीं, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, वर्ग को लड़ाने का काम है बस। तो फहीम जो है विधायक, उनके खिलाफ भी जो है ये चल रहा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो फर्जी है, उसको लेकर फिर से एक बार मामला सामने। देखिए, ये झूठा है, उसकी जांच करा ले और जांच कराने के बाद जिस लोगों ने आरोप जो लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। क्या ये द्वेष भावना सारी चीज हो रही है? पहले अब्दुल्ला और अब जो है केवल द्वेष ये सब हो रही हैं। खाली रिपोर्ट लिखा करके समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाया है। तो आपने सुना किस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव बीजेपी को घेरने का काम कर रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ बजट को लेकर के कहा कि ये लूटने के लिए बजट बनाया गया है, सबसे बड़ी बात है उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। यही नहीं, उन्होंने बोला कि आपस में समाज को लड़ाने का भी काम किया जाता है। विपक्ष पूरी तरीके से इस बजट को लेकर के निराशा वाला बजट बता रहा है, महिलाओं और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी ना होना बता रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष के जो तमाम मंत्री हैं उनकी बात की जाए तो इस बजट को वो बहुत बड़ा बजट और कहीं ना कहीं इस बजट से प्रदेश के विकास को एक बड़ी गति मिलने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बजट पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को कुछ समझ में नहीं आता और यही कारण है कि इसकी वजह से उनको लगता है कि ये बजट खराब है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको लगातार हम बताते आए हैं कि किस तरीके से प्रतापगढ़ में झोलझाला चल रहा है। लगातार ऐसी कई, चाहे पुलिस की घटनाएं हो, चाहे प्रशासनिक हमले की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा देखा जाता है कि भूमाफिया सबसे ज्यादा झोलझाल करते हैं। चाहे वो प्रतापगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश का यही हाल है कि भूमाफिया हर जगह एक्टिव रहते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में प्रशासनिक हमले से इतना बड़ा झोलझाल और वो भी एक पीसीएस रैंक के अधिकारी के नीचे से इतना बड़ा कारनामा हो जाए तो सोचने वाली बात है। मेरे पास पूरे कागजात हैं और खतौनी भी है, सब कुछ है। 2 दिन पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि देखिए इंद्रदेव तिवारी नाम है, जिला पंचायत सदस्य है, समाजसेवी भी है, वैसे समाजवादी पार्टी से भी जुड़े थे और कुछ कारणों से समाजवादी पार्टी में है कि नहीं अभी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 2001 में इन्होंने एक बैनामा लिया था अपनी माँ के नाम से, स्वर्गीय गिरजा देवी के नाम से उन्होंने बैनामा लिया था। अब सोचिए 2016 तक तो इनको कुछ नहीं होता, अपना काम चलता रहता है। फिर उसके बाद 2000 के बाद से एक एप्लीकेशन पड़ती है, वो भी जिला अधिकारी क्या और क्या क्या होता है। मैं खुद इंद्रदेव तिवारी जी हमारे साथ में है, मैं इंद्रदेव तिवारी जी हैं और मैं उन्हीं से बात करूंगा। अगर जिस तरीके से पूरी घटना, अब मैं पूरी घटना आपको बताता चलता हूं कि देखिए इनकी माँ गिरजा देवी थी 2016 में, और 2016 में इन्होंने एक
2001 में इन्होंने एक बैनामा कराया था। बैनामा कराने के बाद साफ तौर पे इन्होंने मां ने कराया, उसके बाद छोड़ दी जमीन। जमीन छोड़ने के शहर का बैनामा था। बैनामा छोड़ने के बाद 2016 में चंद्रकांत शुक्ला नाम है, उन्होंने एक डीएम के एप्लीकेशन दी और खासतौर पे पूरा का पूरा अभिलेख एप्लीकेशन पढ़ने के बाद जो उनका आरोप है इंद्रदेव तिवारी जी का, उनका आरोप ये है कि पूरा का पूरा अभिलेख जो है पैसे के बलबूते पर जो है चेंज कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा प्रशासनिक अमले में कितना, और उसके बाद सीआरओ को जांच भी सौंपी गई। जांच में भी चंद्रकांत जिनका कोई भी उस खाते में, उस पूरे के पूरे गाटा संख्या में कहीं भी उनका नाम नहीं है। सोचिए 2001 के बाद उनकी भूमाफियाओं की नजर एक रोड पे पड़ी हुई जमीन को, जो 16 साल से खाली पड़ी थी, बाउंड्री पड़ी थी, उस जमीन पे पड़ती है और पूरा का पूरा खेल पैसे के बलबूते पर कर लिया जाता है। और उनके नाम, उनके भतीजे के नाम, और एक प्रतीक सिन्हा है, भास्कर शुक्ला चंद्रकांत शुक्ला का भतीजा है। सोचिए उनके नाम ये पूरा दर्ज कर दिया जाता है और आज की डेट में ठोकरे दर दर की खा रहे हैं इंद्रदेव तिवारी, और हर जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बात करें कि कमिश्नर से लेकर के डीएम, हर एक जगह इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और आखिरी में इन्होंने मीडिया का भी सहारा लिया। फिलहाल अब ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात करेंगे और अपनी गुहार लगाएंगे, हर जगह गुहार लगा रहे। प्रतापगढ़ में पहला ऐसा कांड नहीं है कि भूमाफिया शहर की जमीनों को छोड़िए, यहाँ तक कि किसानों की जमीनों पर भी नजर गड़ा के रखे हैं। शहर से अगर 5 किलोमीटर रेंज में कोई किसान की खेत है तो पहले उसके बगल जमीन अपनी खरीदते हैं, फिर इसके बाद उन किसानों की जमीनों को कब्जा करना शुरू कर देते हैं, प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो प्लॉटिंग और शहर की जमीन, अगर शहर के अंदर कोई एक हिस्सा, आधा हिस्सा की अगर खाली पड़ी है तो सोचिए उस जमीन को कब्जा करने की तैयारी कर लेते हैं। ऐसे कई किस्से हैं, अगर मैं आपको भूमाफियाओं पर किस्से बताने लगूंगा तो ऐसे कई किस्से हैं कि भरमार पड़ जाएंगे। कोरोना काल में इसी जमीन के चक्कर में 2 भाइयों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। 2 जुड़वा भाई थे, राम और लक्ष्मण, और उनको यानी सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरीके की, अगर भूमाफियाओं का इस तरीके का जाल है कि एक आम आदमी एक जिस तरीके से अपनी ही जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जगह जगह जाकर के गुहार लगा रहा है, सवाल ये है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों से आपने बात की, उनका क्या कहना है कि जो पीड़ित है लगातार इतनी जगहों पर गया, कमिश्नर से भी उसने मुलाकात की और अब बात कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए उनके पास गुहार लगाने जाएगा। क्या प्रतापगढ़ के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि अगर इस तरीके के आरोप है कि पूरे कागजात को ही बदल दिया गया है और अभिलेखों को बदल करके दूसरे के नाम पे दर्ज किया गया है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों की, जो अधिकारियों की, उसकी भी मिली भगत होगी। बिल्कुल। देखिए अखंड, पहली बार मैं आपको सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि ये पहला ऐसा किस्सा नहीं है कि प्रतापगढ़ में जो है जमीनों को लेकर के खास तौर पे लेखपाल और कानून गो का सबसे बड़ा रोल होता है इस पूरे जमीनों के मामले में। और अगर ये कहीं से कोई खेला होता है तो सबसे बड़ी चीज होती है लेखपाल के ऊपर दायित्व रखता है। आज की डेट में अगर मैं एक बात करूं तो मेरी 5 उंगलियां हैं और मैं 5 लेखपालों के प्रतापगढ़ का नाम बताऊंगा ना, और उनके केवल संपत्ति की जांच शुरू हो जाए, मैं इस गारंटी के साथ कह रहा हूं, पहले वो क्या थे, आज की डेट में वो क्या है, और उनके पास संपत्ति इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई, ये सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। करोड़ों की संपत्ति, पेट्रोल टंकी समेत, यहाँ तक कि सिनेमा घर तक चला रहे हैं। ऐसे मेरे पास 5 नाम है और बिना इनके किए धरे कुछ नहीं होता है। अब सोचिए आप, ये जो जमीन, तो ये मात्र बहुत बड़ा चक नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि बेला देवी मंदिर है और वहां से अगर आप बेला देवी पुल डाकते हैं, शमशान घाट को भी इन्होंने, भूमाफियाओं ने जो है बैनामा करा लिया है। सोचिए, बहुत ही सोचने वाली बात है। ये बैनामा 2023 में हुआ है।
अब आप ये सबसे बड़ी पूरा बात जो क्या कि है, जिस तरीके सरकारी की आप बात बता रहे हैं कि भूमाफियाओं के एक ऐसे मकर जाल में फंस चुका है प्रतापगढ़ कि जहां पर शमशान भी अब सुरक्षित नहीं है, शमशानों की भी अब रजिस्ट्रियां होने लगी हैं। और यही कारण है कि जो बड़े बड़े जो बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, जो छोटे से लेखपाल और कानूनगो हैं, उनके पास संपत्ति का दायरा इतना बढ़ चुका है कि उनके खुद के सिनेमा हॉल है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो अपने आप में सोचनीय विषय है कि सरकार जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करने के लिए बातें कहती है, और तमाम जो अधिकारी हो अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दर्ज कराते हैं मानव संपदा पोर्टल पर या अन्य माध्यमों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। क्या ऐसे जो ये कर्मचारी हैं, क्या इनकी संपत्ति क्या दर्ज नहीं होती? क्या इनके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा हो पाती क्या कि प्रतापगढ़ में इस तरीके के एक धन कुबेर हैं जिनके सिनेमा हॉल चल रहे हैं, लेखपाल और कानूनगो? संपत्ति की बात की जाए तो इतनी अकूत संपत्ति है, और अगर सैलरी बात की जाएगी तो सैलरी तो बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा तो होगी भी नहीं। तो इतनी क्या संपत्ति बना लेते हैं इन लोगों के खिलाफ? जब इतनी शिकायतें आती है तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? अधिकारियों ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रखी है, या फिर सब कुछ अपने आप एक अलग स्थिति में राम भरोसे चल रहा है? ज्यादा कुछ ना करके अखंड मेरे साथ इंद्रदेव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। इंद्रदेव तिवारी जी, आप अपना म्यूट हटा के कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इंद्रदेव तिवारी जी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो चेहरा सामने आएगा तो बेटर रहेगा, और इन्हीं से खुद जानेंगे कि क्या है, कैसे है पूरा मामला और कैसे। इंद्रदेव तिवारी जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। कैमरा आप अपना ओपन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। कैमरा बताइए, आप कोई सवाल कैमरा तो ओपन है। बताइए इंद्रदेव तिवारी जी, बताइए क्या है पूरा मामला? आपके साथ किस तरीके की जो आप बता रहे हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से फर्जी अभिलेख बना करके जो दूसरे लोग हैं उन्होंने आपको बेदखल करने का काम किया है, क्या है पूरी कहानी? जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और इस पूरे मामले में अधिकारियों ने क्या एक्शन लिया ये भी बताइएगा। पूरे मामले की कहानी ये है कि 2016 में चंद्रनाथ ने एक प्रार्थना पत्र दिया श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को कि मेरा गाटा संख्या 435 कम है, इसको ठीक कर दिया जाए। अभिलेखी जांच हुई, उसमें अभिलेखी जांच हुई, जांच में 435 को 436 से ठीक कर दिया गया। उसके बाद उसी प्रार्थना पत्र पे उन्होंने बढ़ा लिया कि प्रार्थी गाटा संख्या 456 पे काबिज है, इसको स्थलानुसार 435 दुरुस्त किया जाए, जहां पे प्रार्थी इस समय वर्तमान में काबिज है। उस समय के मुख्य राजस्व अधिकारी ने 435 को 436, 436 को 435 कर दिया। तब तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। मेरी माताजी के नाम जमीन थी, मेरी माताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी इन्होंने 16 में उनकी मृत्यु हुई है 2000, और 2017 में इन्होंने एक नोटिस माताजी के नाम भिजवा करके, मेरा घर सगरा में है, मेरे साहन दरवाजा जिसका पूरब है उस पे चस्पा इन्होंने करा दिया, और जबकि मेरा कोई भी मकान ना सगरा में है ना था। मेरा मकान तो पूरे मुसई में है, पूरे पितई में है। उसके बाद ये लोग चंद्रनाथ ने 2 एग्रीमेंट कर दिए। इसमें एग्रीमेंट करके जमीन को कब्जाने लगे। जब कब्जा करने गए तब हम लोगों को पता चला, तो हम लोग भी मुख्य विकास अधिकारी से मिले, उन्होंने मामले को स्टे कर दिया। इसके बाद जो राजस्व अधिकारी आए, राकेश गुप्ता जी, इनके दोनों ऑर्डर कैंसिल कर दिए। 8/1/2024 को इनका जब आदेश कैंसिल हो गया तो इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दे दिया माननीय जिलाधिकारी के यहाँ कि मुझको इनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, मेरा मुकदमा लिहाजा किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए। माननीय जिलाधिकारी के यहाँ ये मुकदमा चल ही रहा था कि इसी बीच में इन्होंने एक मुकदमा माननीय एसडीएम सदर के यहाँ 38(2) का दायर कर दिया। 38(2) का दायर करके उसमें फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार करके
वो मुकदमा दायर होता है 23/3/2024 को। ना तो एसडीएम की कोर्ट में कहीं वो दर्ज है, ना उसमें कभी पुकार होती है, और ना फर्दे काम बिल्कुल। पे कहीं कुछ लिखा जाता है। वो देखिए सीधे बिल्कुल, देखिए इनकी इंद्रदेव जी, आपको मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। सबसे बहुत ही मेन पॉइंट मैं भूल गया था, इंद्रदेव जी मुझे याद दिलाए हैं। मैं एक पॉइंट आपको, मेरे पास वो एप्लीकेशन भी है और प्रेजेंट टाइम में सोचिए, जो एक क्यूआर कोड दिया जाता है, क्यूआर कोड आप जानते होंगे, क्यूआर कोड और एक नंबरिंग की जाती है। अब नंबरिंग होने लगा है, पूरी लाइनिंग होने लगी है। जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाए और खरीदारी करते हैं तो स्कैन नहीं किया जाता, वैसे ही स्कैनर एक दिया जाता है, एक एप्लीकेशन। इंद्रदेव जी तिवारी जी ये कहना चाह रहे हैं, मैं साफ तौर पे स्पष्ट कह दूं कि एसडीएम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे में जब ये वहां जाते हैं, पता करते हैं, तो सोचिए उस सदर तहसील में ऐसा कोई मुकदमा ही नहीं चल रहा था कि वहां पे कोई मुकदमा हो। फर्जी तरीके से एप्लीकेशन जो है बनाई गई, और उसके बाद क्या इंद्रदेव जी मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। नहीं, आप क्या सही बोल अगर इस रहे तरीके की हैं। फर्जी तरीके से एप्लीकेशन बनाई गई तो इसकी क्या जांच अधिकारियों ने की, वहाँ के तहसील प्रशासन के लोगों ने, या फिर अगर इस तरीके का फर्जी बड़ा चल रहा था तो उनको तो कोई जानकारी है, उस पर उनको क्या क्या कहना है? जो माननीय एसडीएम के यहाँ क्यूआर कोड निकला, कंप्यूटर की बाद संख्या निकली, वो 4236 है। 4236 पे का मुकदमा ना तो कहीं एसडीएम साहब के मिसिल बंद में दर्ज है, ना उनके यहाँ मुकदमा चला। सीधे 21 हाँ, तो बड़ी बात है ज्ञानेंद्र, इस पूरे मामले में जो निकल करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक फर्जी वाला टाइप का दिख रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के ज्ञानेंद्र क्या कुछ अधिकारियों से बात कीजिएगा, जरा पूछिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अगर इस तरीके का फर्जी बाड़ा है, क्योंकि क्यूआर कोड भी और नंबरिंग की बात की जा रही है, और अगर वहां पर इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, तो आखिरकार है क्या मामला? इसको लेकर के तहसील प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारियों, अगर हो सके तो जिलाधिकारी से इस पूरे मामले में बात कीजिएगा कि क्या जो पीड़ित है लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन क्या इस तरीके से तहसील में इस तरीके का खेल चल रहा है, इस तरीके की चीजें चल रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, और अगर नहीं हुई है तो इसमें क्या जांच कराई जाएगी, और जांच करा करके क्या आरोपी को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखन देखिए, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है और इस खबर को मैं पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इस खबर को जरूर दिखाना चाहूंगा। IBC 24 के पास ये खबर है और प्रमाण के साथ खबर है। अब जिस तरीके का एलिगेशन है, उस एलिगेशन में कुछ तत्व हमारे पास है। अब उस पर कल रायबरेली एसपी रवि कुमार जी से IBC 24 की बात भी हुई थी और हमने उनसे जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने रिप्लाई किया, दिस मैटर टेक ऑन लालगंज सीओ। मतलब कि उन्होंने जो हमने जिस टॉपिक पे बात करी, उस टॉपिक को लालगंज सीओ को हैंडओवर किया, लेकिन लालगंज सीओ पे अभी किसी तरीके कोई वर्जन या कोई ऐसी कुछ घटनाओं पे हमारे पास तक तो नहीं आया है, ना हमने बात करी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक 43 सेकंड का वीडियो ऑडियो दोनों है, इसको मैं सुनवाना चाहूंगा। पहले ये सुने, उसके बाद मैं चाहूंगा एक FIR कॉपी है, उस FIR कॉपी को भी आप देखें प्लीज। साहब दिखवा लीजिए, बड़ी दिक्कत में है, असल बात समस्या है साहब। अभी मैं इंस्पेक्टर साहब से बात किया हूँ जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे बता दीजिए कि ये नहीं हो पाएगा अभी तुरंत। साहब जो आपका आदेश होगा उसका पालन कर देंगे साहब। अब काल देखो साहब, आप जो कहो हम उसका करे तैयार रहनुमा, कोनो दिक्कत नहीं रही। थोड़ा समस्या साहब, गरीब आदमी। आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए। अब उसमें साहब अब आप बात कर लो, जिस तरीके आप कहो इस तरीके निपटा दे। बात कर चुका हूँ साहब, एक बार थोड़ा सा साहब हमें लिए इतना कर दिए, बाकी जो अब नहीं कर सकते, हमारे रेंज से बाहर गया। कुछ नहीं साहब, हमारे कहीं हमारे द्वारा किसी को नहीं किया गया है। अखंड ये 43 सेकंड का ऑडियो एंड वीडियो दोनों है और इस ऑडियो वीडियो में आपने भी सुना, मेरे रेंज से बाहर जा चुका है। अब आप एक बार इंस्पेक्टर से बात करिए। बार बार एक प्रधान, ये जो वॉइस है, ये प्रधान जी, मैं प्रधान का नाम और कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये सीक्रेट है हमारे लिए। प्रधान है, जो प्रधान एक SI थाना खीरो क्षेत्र के अंतर्गत एक SI है और थाने में है, और उनका नाम संतोष कुशवाहा है। संतोष कुशवाहा एक मामले में खीरो थाना पुलिस एक लड़की और एक लड़के के
प्यार के संबंध में, प्यार था, अफेयर था, या पीड़ित ने जो भी तहरीर दी थी, एक लड़की और लड़के का मामला था। और एक लड़के का दोस्त, जो लड़का, जैसे लड़की वालों ने आरोप लगाया कि भाई हमारी लड़की से बहला फुसलाकर ये जो है इनसे बात कर रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सुधर नहीं रहे, हमने कई बार बात करने की कोशिश की, तो उनपे दोनों लोगों से बात होती है, एप्लीकेशन पड़ता है थाना खीरो क्षेत्र के अंतर्गत, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, यहां तक भी ठीक है। और पुलिस जब कार्रवाई करती है, सर्विलांस, एसओजी, तमाम सारी टीमें लगती है, लेकिन इसमें एक अदर व्यक्ति का नाम आता है कि इस मोबाइल नंबर के जरिए भी बात हो रही होती है। तो उस मोबाइल नंबर में जब बात होती है तो वो मोबाइल नंबर दर्शाया गया और उसके बाद उसमें जो सीडीआर निकला कि इस नंबर से भी इस लड़की से बात कराई गई है और वो लड़के का दोस्त था। आप जानते हैं दोस्ती यारी में लोग ऐसा काम करते हैं। उसका भी नाम आया, उसको पुलिस लेकर आती है 8 तारीख को गुड़गांव से, तीसरे लड़के को 8 तारीख को गुड़गांव से लेकर आती है और अभी तक इस लड़के को जेल नहीं भेजा गया। बड़ी बात, 4 दिन से इसको थाना खीरो में बिठाया गया, हरेसमेंट किया गया, पैसे की डिमांड की गई। ये ऑडियो दर्शा रहा है कि अब संतोष कुशवाहा के हाथ से सब निकल चुका है, जो एसआई है। अब आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर से बात करें, जो प्रधान के बीच में डील हो रही थी, पहले इन्होंने 1 लाख रुपए की डील, ये आईबीसी 24 कंफर्म नहीं करता, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, आईबीसी 24 हैज नॉट कंफर्मेशन की 1 लाख रुपए मांगे गए या नहीं, हम इस पे पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख रुपए की डिमांड होती है और 1 लाख रुपए के बाद 20,000 तक आ जाती है। जब 20,000 पे बात आती है तो संतोष कुशवाहा जो एसआई है, लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आपको दूंगा, प्लीज आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, इसमें सवाल ये है कि किसने आरोप लगाया है कि 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और किसके खिलाफ की गई थी? प्रधान के थ्रू जो लड़का, तीसरा लड़के का जिसका नाम था कि ये लड़की का भी नाम, ये लड़की के इस नंबर से बात हो रही थी, उस लड़के को भी उठाया गया। रायबरेली पुलिस ने उस लड़के को भी गुड़गांव से उठाया और उठाया 8 दिन पहले और बताया कि अभी कल लेके आए। पहला तो ये, अब जेल भेजने की तैयारी है दोनों लड़कों की। एक सन्नी नाम का लड़का है जिसको अनान्यास बताया जा रहा है, एफआईआर की कॉपी भी है। मैं ऐसे नहीं आता ऐसी खबरों पे, जब तक मेरे पास सॉलिड प्रूफ नहीं होता, आईबीसी के पास जब तक एविडेंस नहीं होता है, तो एविडेंस के प्रूफ पे हम आते हैं। हमारे पास एफआईआर है, मैं एफआईआर भी दिखाना चाहूंगा प्लीज। एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर में इस लड़के का, तीसरे लड़के का कहीं से कोई जिक्र नहीं है, खंड कहीं से कोई नामो निशान नहीं है। और रायबरेली पुलिस अब चूंकि पैसा नहीं मिला, किसी तरीके फंसाना है, तो इस लड़के को फंसा रही है। अब इनको पैसे के हिसाब से इनकी डीलिंग नहीं हुई और इस पर रायबरेली एसपी रवि कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने मामला वहां पे हैंडओवर किया है सीओ को, लेकिन सीओ से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बड़े घाघ है, बड़े दीमक है जो लोगों का, गरीबों का खून चूस रहे हैं। और इसी पे मैं फिर ये लाइव में कर रहा हूं, तो लाइव के लिए भी मैंने उनके परिवारजनों को बुलाया है। हम इसके लिए पार्टी नहीं बनते, हमने उनको बुलाया है। इनके पिताजी हमारे साथ है, मैं उनसे जानूंगा कि पूरा मामला है क्या, आखिर क्या है। अब इधर आइए। और इनको इतना, इधर आइए, इनको इतना परेशान कर दिया गया है अखंड कि ये बेचारे अब रो करके मीडिया का सहारा ले। अभी ये डिस्ट्रिक्ट एसपी से भी मिल के आए, लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं, आपका बेटा दोषी है। क्योंकि उस लड़की के नंबर पे आपके बेटे के मोबाइल से भी बात हुई है, तो अब इनके बेटे को भी फंसाया जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, इस पे हमने अभी बात करी थी और अभी आगे भी बात करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ये मजदूर आदमी है, आप इसकी शक्ल देखिए अखंड, ये लगता है कि शायद क्या 1 लाख देने की औकात में है। 20,000 रुपए की बात हुई, 20,000 नहीं मिला तो मुकर गए भाई साहब, जेल भेज देंगे लड़के को। ये रायबरेली पुलिस की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसको शायद मानवता को शर्मसार कर देने वाली हरकत है, और प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं। हम इनसे जानेंगे, इसको लगाइए क्या हुआ था, पूरा नाम बताइए अपना पहले। नाम सब मेरा इधर देखिए है साहब। हाँ, क्या हुआ था? छोटे लाल है साहब, रहने वाला मैं जगतपुर का हूँ। हाँ, लड़का मेरा कंपनी में काम करता। कहाँ पे? गुड़गांव में जी। तो आपके लड़के का इस लड़की के चक्कर में कैसे नाम आ गया कि भाई ये इसमें नाम नहीं आ जी। लड़का हमारा, वो लड़का दोनों एक कंपनी में काम करते थे। जो लड़का उस लड़की से बात कर रहा था? हाँ, अच्छा। दोनों एक कंपनी में काम करते थे, कमरा अलग अलग है। हमारे लड़के का दोस्त भी नहीं है, अंते का है, दूसरी जगह का। तो इसने अब बोला कि, हमारे लड़के से बोला कि हमारा फोन खराब हो गया, अपना फोन दे दो। हमारे लड़के से फोन से बात कर लिया, बस उसी से फिर
वो 9 तारीख को उठा के पैसा किसने मांगा आपसे? पैसा सर हम जौनपुर में थे तो हमको 10:30 बजे खबर दिया संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा आप किसके माध्यम से? सर हमारे मोबाइल पे फोन किया। संतोष कुशवाहा खुद किया? अच्छा। और बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा लड़का लड़कियां भगवाता है। हाँ। और तुम यहाँ आ जाओ या किसी को भेज दो। हम कहा सर घर में कोई नहीं, हमारी औरत हमारी माता मर चुकी है। हाँ। तुम किसको भेजे, हम खुद नहीं पहले। हाँ। तो हम सर वहाँ से भाग के आए 10 तारीख को। वहाँ पहुँचे, घर नहीं गए, सीधा खीरो थाना गए। वहाँ बोला कि 1 लाख रुपए लेके आए हो कि नहीं। तो हम कहा साहब हम 300-400 की मजदूरी छोड़ के आए, हमारे पास कहाँ है, होता तो हम काहे जाते मजदूरी करने। तो साहब फिर बोला कि किसी को बुला लो, उससे मंगा लो। हम कहा साहब हमारे प्रधान जी हैं, वो आ रहे हैं, तो जो कहेंगे फिर होगा। साहब पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो साहब फिर बोला कि 1 लाख दे दो, छोड़ देंगे। फिर हम कहा साहब हम मजदूर आदमी, पैर भी छुआ, हाथ भी जोड़ा, नहीं माना। फिर बोला कि कोई बात नहीं, 50,000 कर दो। फिर सर नहीं, पैसा है नहीं, कहाँ से हम दे देंगे साहब। फिर क्या हुआ? कल हम रात में 12 बजे वहाँ से लौट के आए, परसों भी लौट के रात में आए 11 बजे। सर कोई सुनवाई वहाँ नहीं हुई। फिर हम भाग के चले आए साहब अपने घर। कितना पैसा दिया? कुछ पैसा दिया? ऐसा कुछ नहीं दिया साहब। तो फिर अब जेल भेज रहे हैं आपके लड़के? अब आप आज जेल भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाओ? हाँ साहब कल 10:30 बजे फोन किया था, 10 बजे। संतोष कुशवाहा कौन है? संतोष कुशवाहा दरोगा जी हैं साहब। कहाँ पे है? खीरो थाना में। हाँ जी ठीक। वो 10 बजे फोन किया। अखंड देखिए आपने, ये पीड़ित के पिता है, मतलब जो लड़का है उनके पिता है, और इनका ये बयान है कि 1 लाख रुपए पहले इनके फोन पे डायरेक्ट फोन गया था। मुझे लगा प्रधान के थ्रू बात हुआ था। 1 लाख मांगा गया, फिर 50,000 मांगा गया। ये बेचारे जौनपुर में काम करते, कहाँ काम करते हैं? भट्टे पे काम करते। मतलब सोचिए, ये भट्टे पे इतनी गर्मी में भट्टे पे काम करते, फिर जीवन यापन करते। इनका बेटा गुड़गांव में करता, और रायबरेली पुलिस इनके बेटे को उठा के लाई कहाँ से? क्योंकि आने जाने का खर्चा गुड़गांव का रायबरेली पुलिस इनसे वसूलना चाहती है। इनसे वसूलेंगे, इस गरीब से वसूलेंगे। गुड़गांव लेने गए मेन पीड़ित को। अब किसी का कोई दोस्त था, उसने, इनका ऐसा कहना है कि दोस्त से नंबर मांग लिया कि अपना मेरा मोबाइल खराब हो गया, अपना मोबाइल दे दीजिए। उसने बात करी और उसके चक्कर में इसको उठा लाए। ठीक है, यहां तक भी ठीक है, आप उठा लाए, पूछताछ करते, ये भी ठीक है। देखिए कोई भी सीडीआर में आएगा, कोई भी रडार में आएगा, रायबरेली पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, छोड़ेगी नहीं, और जांच पड़ताल करना एकदम सही है। मैं इसके सपोर्ट में हूं, रायबरेली पुलिस के, और हमेशा से थे हम। लेकिन उठा के लाना और हैरेसमेंट करना, पैसे की डिमांड करना, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो रायबरेली पुलिस झूठ बोल रही है। अब खैर, ये उच्च अधिकारी जो बैठे हैं लखनऊ में, क्योंकि यहाँ के रवि कुमार साहब अभी नए नए आए हैं, उनको तो अभी अब वो अपना थाने का निरीक्षण कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको क्या पता कि यहाँ कौन क्या करता है, कौन सी पुलिसिंग कैसे है। बेचारे 4 दिन हुआ है। अब सीओ और एडिशनल साहब अपने हिसाब से जांच कर रहे हैं, वो जांच आएगी, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन ये ब्लेम है, अगर ये बेचारा रो रहा है, अगर ये व्यक्ति रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें सच्चाई होगी। और ऑडियो भी देखा आपने, ऑडियो भी सुना, आखिर ऑडियो में भी संतोष कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं कि अब हमारे हाथ से निकल गया है, अब आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर से बात करिए। इसका मतलब संतोष कुशवाहा जी इंस्पेक्टर के कहने पर आप बात कर रहे थे, जब बात नहीं बनी तो अब मामला कप्तान तक पहुंच गया तो आपने हाथ खड़ा कर दिया। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें डॉक्टर रवि कुमार से अभी IBC 24 लाइव खत्म करने के बाद हम बात भी करेंगे। बिल्कुल इंद्रवीर, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आरोप है इंस्पेक्टर के ऊपर, दरोगा के ऊपर, कि उसने एक लोगों को छोड़ने के लिए इस तरीके की बड़ी रकम डिमांड की है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, जो किसी के लिए भी मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है, वो भी दिहाड़ी मजदूर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रायबरेली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो लोगों को झूठे केस में फंसाने के लिए या केस से निकालने के लिए डिमांड करते हैं? अगर वो आरोपी था तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके उसको जेल भेजते। आपने उसको छोड़ने के FIR में उसका नाम नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात, आपने FIR जो लिखा है, जो BNS के तहत आपने धाराएं लिखी है, उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है जो मोबाइल जिसका यूज हुआ है। वो बहुत बड़ी मोबाइल यूज हुआ कह रहे हैं। और ये लड़की का जो पिता है, अगन एक और चीज, लड़की का जो पिता है वो खुद कह रहा है कि ये लड़का निर्दोष है।
वो लड़की का पिता खुद कह रहा है कि लड़का निर्दोष है, इसको आप मत फंसाइए। लेकिन पुलिस वाले वही है ना कि अब अगर पैसा नहीं मिला तो उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो जेल जाओ आप, उनको तो जेल भेज देना है। लेकिन रायबरेली पुलिस ये भी भूल गई कि मीडिया इन्हीं सब चीजों के लिए है, और हम एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि हम डंके की चोट पर काम करते हैं, डरते वरते नहीं है किसी से। जनाब आप ये सोच लीजिए, हम डरते वरते नहीं है। ये IBC 24 नेशनल चैनल है, ये डंके की चोट पर पत्रकारिता करते हैं, यहाँ पर के पत्रकारिता करने हैं, यहाँ ऐसे उठाईगिरी करके नहीं आया है। बहुत बड़ी बात है इंद्रवीर की, सबसे बड़ी बात है कि एक पीड़ित इस तरीके से रो करके गुहार लगा रहा है और शायद इनको दया भी नहीं आई। और अगर आप ये बता रहे हैं कि उस लड़की के पिता भी बोल रहे हैं कि बच्चा निर्दोष है, तो उसको फंसाने की बात अगर सामने आ रही है, उसको जेल भेजने की बात आ रही है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल इंद्रवीर, इस पूरे मामले पर वहां के जो कप्तान है उनसे जरूर बात कीजिएगा कि अगर इस तरीके से एक पिता गुहार लगा रहा है, उसके आंसू बयां कर रहे हैं कि इसमें कुछ इनकी बातों में सच्चाई है, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके से एक पीड़ित, एक गरीब व्यक्ति इस तरीके से गुहार लगा रहा है और जिस लड़की की बात आ रही है उसका पिता भी बोल रहा है कि वो बच्चा निर्दोष है, तो अगर उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की बात सामने आ रही है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर SP से जरूर बात कीजिएगा इंद्रवीर, और उनका क्या वर्जन है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। डेफिनेटली। अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, लैम्बोर्गिनी कार 12 करोड़ की कार है और इस 12 करोड़ की कार से 6 लोगों को घायल करने वाला अरबपति कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा पुलिस की गिरफ्त में है और अदालत में उसको पेश किया गया है। वहां पर उसके वकील ने जमानत की अर्जी दी है। कई चीजें इस पूरे मामले में सामने आई, कैसे इस मामले में शिवम मिश्रा को बचाने के लिए कितनी तिकड़म अपनाई गई परिवार की तरफ से, वो भी इस पर देखने को मिला। किस तरीके से एक दूसरे ड्राइवर को खड़ा किया गया, कोर्ट ने भी मान लिया और उसकी याचिका खारिज कर दी, मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुलिस ने बोला था शिवम मिश्रा खुद गाड़ी चला रहा है। एक एक करके किसी न किसी तरीके के मैनेजमेंट की बात आ रही है। अब जिस वादी ने कंप्लेन लिखाई थी उसके भी सुलहनामे की बात सामने आ रही है। आखिरकार शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, कहां से हुई, और इस पूरे मामले में अभी तक का अपडेट क्या है? क्या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आया है? देखिए अखंड, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है और लगातार जो है चर्चा में है। जब से ये दुर्घटना हुई है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला ये सामने आया है, क्योंकि के जो मिश्रा हैं वो एक बड़े व्यापारी हैं तंबाकू के, और बड़ा व्यापार है, एक बड़े अरबपति के रूप में कहीं ना कहीं जो कानपुर में अपनी एक पहचान रखते हैं। तो उनका जो लड़का है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है लगातार जो है उसने 6 लोगों को एक साथ जो है टक्कर मारने का काम किया था। उसके बाद में कई लोग जो है लगातार लगे हुए थे, उसके जो बाउंसर थे, के मिश्रा खुद थे, जो साफ तौर पर जो है बयानबाजी कर रहे थे कि जो है मेरा बेटा नहीं था। और जिस तरीके से एक ऐसा युवक जो है जो आया, जिसने अपने ऊपर जो है लेने का प्रयास किया कि ये जो कार्य है ये मैंने किया, और खुद ही मीडिया के सामने जो कहीं ना कहीं जो है वो फंसता हुआ नजर आया। तो फिलहाल जो है के मिश्रा या जो शिवम मिश्रा के जो वकील हैं अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि शिवम मिश्रा जो है कहीं ना कहीं गाड़ी चला रहे थे। लेकिन जो यहाँ के कमिश्नर है साफ तौर पर उनका कहना है कि क्योंकि जिस तरीके के वीडियो साफ तौर पर सामने आए हैं उनसे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहे थे और शिवम मिश्रा ने ही इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में उनको दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली में वहां पर इलाज की बात सामने आती है, पैर में चोट की बात सामने आती है। फिलहाल आज जो है क्योंकि उन्होंने खुद से सरेंडर किया हुआ है, तो अब फिलहाल जो है कोर्ट में है और कोर्ट का भी आदेश आएगा, और जो भी उसमें सजा होगी या जो भी उसमें मानक सजा के होंगे उसके अनुसार जो है कहीं ना कहीं कोर्ट अपना फैसला जरूर सुनाएगी। अखंड, अवनीश, देखा गया कि किस तरीके से इस मामले में भी जब शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी होती है और घर के बाहर से गिरफ्तारी होती है, 5 टीमों की पुलिस 5 टीमें लगाई गई थी पुलिस की उनको पकड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि रौब बरकरार है। देखिए एक तस्वीर वायरल हुई, किस तरीके से वीडियो वहां पर जो कैप्चर कर रहे थे उस पर शिवम मिश्रा का रिएक्शन देखा गया। मीडिया कर्मियों पे भड़कने की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो रौब कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अरबपति कारोबारी के मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर को ही झूठा बताया इस पूरे मामले में, जबकि वीडियो कुछ और ही बयां कर रहे हैं कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। लेकिन अब पूरी की पूरी कहानी और तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तो वादी भी सुलह की बात कर रहा है कि उसने कहा था कि हाँ आरोपी शिवम मिश्रा नहीं बल्कि मोहन था जो गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे में पुलिस के लिए तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई प्रत्यक्षदर्शियों के उसने बयान दर्ज किए थे, वादी का बयान दर्ज किया था, और अगर वादी ही मुकर जाएगा तो केस तो अपने आप कमजोर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल अखंड, देखिए क्योंकि हम आर्थिक जो है आर्थिक युग में जी रहे हैं, और
आर्थिक युग के चलते कहीं ना कहीं पैसा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक चीज जो है लोगों के लिए बन गया है, और सम्मान या जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो पीछे हट गई हैं। तो क्योंकि आप जान ही रहे हैं, पूरा देश इस वक्त इस मामले को जान रहा है कि के मिश्रा एक अरबपति हैं, और एक उनके पास में अपने बेटे को बचाने के लिए इतना पैसा है कि वो कहीं पर भी जो है एक अच्छी रकम जो है वो स्वयं वादी को, अगर कहा जाए वादी को दे सकते हैं, या कहा जाए कि जो भी जिन्होंने भी जो है बयान दिया उनको पलटने को अगर कहा जाए तो वही पलट सकते हैं, क्योंकि पैसे की ताकत आप आज समझ सकते हैं कि आर्थिक युग में बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिल्कुल खुला है, सब कुछ साफ है, सारे वीडियोज हैं, पुलिस लगातार जो है उसको मानने को भी तैयार, लेकिन क्योंकि के मिश्रा के पास पैसे हैं, के मिश्रा सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, सब चीजों को साधारण तौर पर ला सकते हैं, तो अपने पूरे जो प्रयास है, जो पूरी ताकत है, कहीं ना कहीं अपने बेटे को, उस ऐसे बेटे को जो कहीं ना कहीं जो है एक दुर्घटना को अंजाम देता है, उसको बचाने में लगे हुए हैं। अखिल, अब बहुत बड़ी बात है, और बिल्कुल आर्थिक इस युग में जिस तरीके से एक अकूत संपत्ति के मालिक अपने बेटे को बचाने की जुगत में है, और बिल्कुल इस कहानी में दिखाई दे रहा है कि अर्थ कितना महत्वपूर्ण है। अगर आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो चीजें कितनी आसानी से बदलती हुई चली जाएगी। इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को निर्देशित किया था, आदेशित किया था कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई थी पहले जिसमें नाम नहीं था, उसके बाद अगले दिन नामजद एफआईआर होती है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें बदलती चली गई। लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि पुलिस के सामने, क्योंकि जो वादी है वो मुकर रहा है, वो सुलहनामे की बात कर रहा है, प्रत्यक्षदर्शी अगर मुकर गए तो आखिरकार पुलिस किस एविडेंस के आधार पर शिवम मिश्रा को आरोपी बनाएगी? अब तो पुलिस के लिए चुनौती है अनीश। बिल्कुल अखंड, बिल्कुल ये चुनौती भरा जरूर रहेगा, लेकिन जिस तरीके से जो रघुवीर लाल जो यहाँ के कमिश्नर है, जिन्होंने स्टैंड ले रखा है कि जो उनके पास में साक्ष्य है उसके आधार पर जो है वो अपने साक्ष्य कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अखंड आप देखेंगे, क्योंकि यह लंबोर्गिनी से दुर्घटना हुई थी, तो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है पूरे देश में फैला हुआ है। वहीं अगर ये किसी छोटी सी कार से अगर इस तरीके की घटना हुई होती तो हो सकता है कि क्योंकि कोई भी जो है किसी की जान नहीं गई थी, और जो है अगर छोटी मोटी कार से हुआ होता तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला दब भी सकता था। लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, और जिस तरीके से जो है ये कार जाती है और लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक सबक भी एक मिलना चाहिए, एक नजीर भी पेश करनी चाहिए पुलिस को कि जो नियम है, यातायात के नियम है, जो एक स्पीड मानक तय किए गए हैं उनके अनुसार ही लोग चलें, और इस तरीके से स्पीड भारी जो बढ़ती स्पीड के चलते जो दुर्घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं वो रुके और लोगों के मन में जो है डर और भय पैदा हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि आर्थिक युग है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आर्थिक युग है, पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अखंड, अब बिल्कुल है, पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कानून के सामने में कोई बौना नहीं, कोई बड़ा नहीं, कद सबका एक बराबर होना चाहिए, और नियम कायदे कानून सभी के लिए एक होने चाहिए। इस बात का भी एहसास जरूर होना चाहिए। अर्थ युग में ऐसा नहीं है कि किसी बड़े को अपराधी मानने से इनकार कर दिया जाएगा, कोई खास होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको बख्श दिया जाएगा। सबके लिए कानून एक बराबर है, और इसी तरीके की नजीर, जैसा आपने बोला, एक नजीर ऐसी पेश होनी चाहिए कि अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी रसूखदार ही क्यों ना हो। फिर भी जिस तरीके से कानपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है अपने आप में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये चुनौती कानपुर पुलिस के लिए है कि अगर इस पूरे मामले में वादी के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने बयान बदल दिए तो पुलिस किस तरीके से आरोपी शिवम मिश्रा को आरोपी सिद्ध कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो आज सुबह एक ऐसा मामला सामने आया कि जिस तरीके से देखा गया अखंड, कि दिल्ली में भी इस तरह देखा गया है, वहां पे भी कि लगभग 800-850 के आसपास के जो लोग हैं गायब हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती में भी अखंड बात की जाए तो आज सुबह एक छात्रा अपने घर से निकल के स्कूल जाने के लिए जब वो चौराहे पे पहुंचती है, वहां पे तो कोई एक महिला उसे आती है और कुछ नशीला पदार्थ उसे सुंघा देती है और उसकी किडनैप करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल लड़की के चिल्लाने के बाद आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो जिस बस से उस बच्चे को स्कूल जाना था, जब वो बच्ची स्कूल बस में नहीं पहुंची तो ड्राइवर और कंडक्टर ने परिवार वालों को फोन करके इसकी जानकारी दी। परिवार वाले इस बारे में आसपास के लोगों से तत्काल अपने जानने पहचानने वाले लोगों से स्कूल में या उसके फ्रेंड सर्कल में संपर्क करने की तत्काल कोशिश की। उसके बाद जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले और कुछ दूरी पे पहुंचे तो उनको उनकी जो बेटी है वो अचेत अवस्था में वहां पे मिलती है। फिलहाल तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और उसको तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया, क्योंकि कहीं कहीं नशीला पदार्थ उसको कुछ सुंघा दिया गया था। किसी महिला के द्वारा ऐसा किया गया, क्योंकि परिवार वालों ने भी ऐसा बताया, जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा भी बताया गया।
और महिला तत्काल वहां से भाग गई। और फिलहाल पुलिस है तो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाल रही है, तलाश की जा रही है कि आखिर ये कौन सा गैंग था या कौन सी ऐसी महिला थी, उसके साथ कौन थे जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल जो बच्ची है वो जिला अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने साफ कहा है कि किडनैपिंग की ऐसी जिस तरीके से जो घटना हुई है उसे किडनैपिंग के रूप में माना जा सकता है। पुलिस इसमें जो है तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करके इसमें कार्रवाई करे। खंड बिल्कुल जितेंद्र, इस तरीके के मामले और हाईकोर्ट ने भी इस मामले में पूरा स्वतः संज्ञान लिया कि बहुत सारे लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्टें दर्ज हुई है और कई लोगों को तलाशने में उत्तर प्रदेश पुलिस विफल रही है। और जिस तरीके से मामला निकल करके, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपने बस्ती में बताया था कि 2 बच्चियां गायब हो गई थी, उस पूरे मामले के बाद अब इस तरीके से एक घटना सामने आई है कि एक महिला ने नशीला पदार्थ सुंघा करके या कुछ भी करके एक बच्ची को कहीं ना कहीं किडनैप करने जैसी योजना नजर आ रही है। तो आखिरकार पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरीके के गैंग जो है लगातार सक्रिय जरूर है, क्योंकि इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसे में तो बड़ी एक चुनौती बन जाएगा पुलिस के लिए इन लोगों को तलाशना, क्योंकि इनका अगर पुलिस पकड़ भी नहीं पाई उनको तो कैसे उनकी तह तक पहुंचेगी। क्या आपने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की? क्या इस तरीके कोई गैंग सक्रिय है? इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्या पुलिस लोगों को बरामद कर रही है? आखिरकार ये पहली घटना थी, पुलिस अधिकारियों को क्या कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से कुछ दिन पहले बताया गया था कि 2 लड़कियां भी बच्ची बस्ती से गायब हुई थी, फिलहाल वो दोनों लड़कियां सकुशल बरामद तो कर ली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जब पुलिस से बात किया गया तो उन्होंने साफ बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। क्या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई फ्रेंड का था या कौन सा ऐसी सर्किल है जो कड़ियां उसमें जोड़ी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के बाद में खंगालने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अगर वो महिला किस किस जगह पे गई है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, या कोई गैंग है उसका, या कोई सिंडिकेट उन लोगों का इस तरीके से चला रहे हैं कि जो लड़कियों को जो ये लोग अपहरण कर रहे हैं या उनको बेहोशी की हालत में उनको उठा के लेके कहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिंडिकेट का खुलासा अब जो सीसीटीवी कैमरे जो पुलिस खंगाल रही है उसके बाद ही कोई तथ्य सामने आएंगे। अखंड बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए जितेंद्र, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और जो भी बयान अधिकारियों की तरफ से आते हैं, कोई कार्रवाई होती है तो जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक खबर आपको बताते हैं कि लगातार पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत एक बड़े अपराधी को जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था, अमजद जिसका नाम था, उसको मुठभेड़ में मार गिराया है मुजफ्फरनगर में। आपको बता दें कि ये जो आरोपी है जिसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, लूट जैसी वारदात को, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की वर्दी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और सबसे इसमें बड़ी बात है कि जब इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश देने के लिए इसको रोकने का प्रयास किया तो उसने कार्बाइन से और लगातार फायरिंग की जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। इस पूरे जो एनकाउंटर में पुलिस के एक सिपाही और एक दरोगा को भी कहीं ना कहीं चोट लगी है और बुलेट प्रूफ ने अधिकारियों की जान बचाई है। लेकिन इस खबर ने जरूर राहत की सांस ली है कि किसी भी जो पुलिस कर्मचारी थी वो कोई गंभीर स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके के जो अपराधी हैं, जो 50,000 के इनामी अपराधी हैं, किस तरीके से बेखौफ होकर के अपनी कार्बाइन को, पूरी कार्बाइन खाली कर दी उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाते हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़े अपराधी का, 50,000 के इनामी अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसका नाम अमजद है। तो लगातार पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई कर रही है और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लगातार ऐसे अपराधियों, इनामी अपराधियों की दबोचने के लिए दबिश भी दे रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।